हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में। तो इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कॉलोनियल और रेवोल्यूशनरी। जो पहला पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम पहले जानेंगे कि ये 13 कॉलोनीज की फाउंडेशन कैसे हुई। तो 1606 में जेम्स वन ने वर्जीनिया कंपनी ऑफ लंदन का उद्घाटन करा था। ये कंपनी क्यों खोली गई थी? ये कंपनी इसलिए खोली गई थी ताकि ये कंपनी अपने एक्सपेडिशन लॉन्च करे नॉर्थ अमेरिका पे, वहाँ कब्जा करे, ट्रेड रूट्स बनाए, नेटिव अमेरिकन को बेवकूफ़ बनाए, जो इंग्लैंड में बेरोजगारी देखने को मिल रही थी उसे कम करे, इंग्लैंड से लोग जाए और वहाँ भी काम करे। तो मेनली ये कंपनी खोली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने प्रॉफिट के लिए। तो 1607 में 144 इंग्लिशमैन नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए लंदन से रवाना होते, जिसमें से सिर्फ 104 लोग ही वहाँ पहुँच पाते हैं। मई 13 को ये एक जगह ढूंढते जिसका नाम ये रख देते हैं जेम्स टाउन, जहाँ ये लैंड करते हैं अपने राजा जेम्स वन के नाम पे, जो कि प्रेजेंट डे वर्जीनिया में है। तो जब ये यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ इनका लोकल नेटिव अमेरिकन से थोड़ा कन्फ्लिक्ट चलता है, लेकिन अगले ही दिन ये इस जगह को इंग्लिश परमानेंट सेटलमेंट घोषित कर देते हैं। जब ये परमानेंट सेटलमेंट हो चुकी है इंग्लिश के लिए, तो ये यहाँ कुछ भी कर सकते, अपनी मनमानी चला सकते हैं, जब तक नेटिव अमेरिकन इससे गुस्सा ना हो। हमने देख लिया कि 13 कॉलोनीज का शुरुआत वर्जीनिया से हुआ था 1607 में 14 मई से। तो इस 13 कॉलोनीज को ज्वाइन करने वाला लास्ट 13th कॉलोनी कौन सा था? तो ये था जॉर्जिया, जिसने 1732 में ज्वाइन करा था 13 कॉलोनीज को। तो अब हम देखने वाले कि अमेरिकन रेवोल्यूशन स्पार्क क्यों हुआ, नेटिव अमेरिकन या फिर इन कॉलोनिस्ट को आज़ादी क्यों चाहिए। वैसे नेटिव अमेरिकन आज़ादी की मांग उतना नहीं करे थे, ना उन्हें इतना समझ आया था ब्रिटिश रेगुलेशंस। तो मेनली कॉलोनिस्ट को आज़ादी क्यों चाहिए थी कि दो वजह थी। पहले तो ब्रिटिश एक्ट्स, टैक्सेस और फ्रेंच इंडियन वॉर ने जो लॉस करा था। फ्रेंच इंडियन वॉर में ब्रिटेन ने जितना भी लॉस करा था, ब्रिटेन ने सोचा कि वो बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेगा अपनी अमेरिकन कॉलोनीज पे अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। तो चलिए अब इन कुछ एक्ट और लॉस को देखते हैं। तो पहला था शुगर एक्ट ऑफ 1764। ये एक्ट शुगर मोलेसिस पे टैक्स इम्पोर्ट करता था, मतलब जो भी शुगर कॉलोनीज में इम्पोर्ट करे जा रही है उस पर हैवी टैक्स इम्पोज करता था। सेकेंड एक्ट था द स्टैम्प एक्ट ऑफ 1765। ये एक्ट टैक्स इम्पोज करता था न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स, मेनली कागजों पे ये स्टैम्प एक्ट अप्लाई हुआ था। नेक्स्ट एक्ट था द टाउनशेंड एक्ट। ये सीरीज ऑफ टैक्स था जो इम्पोर्ट करा गया था गुड्स जैसे कि ग्लास, लेड, पेपर, चाय और पेंट्स। द नेक्स्ट एक्ट हमारा द क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1765। ये एक्ट रिक्वायर करता था कॉलोनीज को जो ब्रिटिश सैनिक थे उन्हें सप्लाईज और बैरक्स प्रोवाइड करने, मतलब जो ब्रिटिश सैनिक किसी भी कॉलोनिस्ट के घर में अपनी मर्जी से रह सकते थे और कोई भी सामान यूज कर सकते थे उस व्यक्ति का। यह चीज सुनकर कॉलोनिस्ट को बहुत ही गुस्सा आया और वह ये एक्ट को जल्द से जल्द हटाना चाह रहे थे। नेक्स्ट एक्ट था इंटॉलरेबल एक्ट ऑफ 1774। यह भी एक सीरीज ऑफ एक्ट था जो बोस्टन एक्ट इंक्लूड करता था। बोस्टन एक्ट क्या था और क्यों लगाया गया था, चलिए इसकी बात करते हैं। बोस्टन एक्ट बोस्टन टी पार्टी की वजह से लगाया गया था, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में चल के बात करेंगे। इस एक्ट के दौरान बोस्टन शहर जो कि मैसाचुसेट्स में है, उसके सारे ट्रेडिंग पोर्ट्स क्लोज कर दिए गए थे कि बोस्टन से कोई भी शिप ट्रेड नहीं करेगा। लास्ट एक्ट हम जिसकी बात करने वाले वो है रेपल एक्ट और डिक्लेरेटरी एक्ट। रेपल एक्ट क्या था? जो स्टैम्प एक्ट हमने पढ़ा था उसको दोबारा से रेपल किया गया था इस एक्ट में, मतलब दोबारा से रिवाइज करा गया था और स्टैम्प एक्ट को थोड़ा कम करा गया था, मतलब उसमें टैक्स जो था उसे कम करा गया था। और सेम दिन को ही डिक्लेरेटरी एक्ट भी दे दिया गया, जिसमें ब्रिटेन ने कहा कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन में लॉ रेगुलेशंस इम्प्लाई करेगा वही अमेरिका में करेगा। तो इससे अमेरिकन कॉलोनिस्ट को बहुत खुशी हुई, मतलब एक टाइप से वो विनिंग साइड पे थे। तब ये इतने टैक्स और एक्ट्स लगाए गए, इसका आउटकम क्या हुआ? हमें पता है अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस था एक मूवमेंट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स या फिर 13 कॉलोनीज में शुरू हुआ था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन मूवमेंट। ये मूवमेंट डिमांड करता था कि जो कॉलोनिस्ट थे उन पर टैक्स नहीं इम्पोज करना चाहिए जब तक वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर होते। मतलब मेनली जो हमने डिक्लेरेटरी एक्ट में पढ़ा ना, ये डिक्लेरेटरी एक्ट इसलिए निकाला गया था, तो इसलिए ये कॉलोनिस्ट अब खुश थे। बोस्टन मैसाकर हुआ था 1770 में। ये भी एक बहुत ही लौता रीज़न था जिसकी वजह से
कॉलोनिस्ट अनहैप्पी थे और अमेरिकन रेवोल्यूशन लड़ कर है। बहुत बड़ा मैसाकर था जिसमें 9 ब्रिटिश सोल्जरों ने ऑलमोस्ट 400 क्राउड ऑफ अमेरिकन कॉलोनिस्ट पे गोलियां चलाना शुरू कर दी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोजेक्टाइल्स थ्रो कर रहे थे। तो 1773 में बोस्टन टी पार्टी, जो कि सबसे मेजर चीज थी जिसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन पूरे अपने फॉर्म में बहुत वायलेंट हुआ। तो इसमें हुआ क्या, एक अमेरिकन पॉलिटिकल ग्रुप था सन्स ऑफ लिबर्टी नाम का। तो ये सन्स ऑफ लिबर्टी क्या करते हैं, अपने को नेटिव अमेरिकन की तरह डिस्गाइज कर लेते हैं, मतलब नेटिव अमेरिकन जैसे बन जाते हैं और छुपकर एक ब्रिटिश शिप को बोर्ड करते हैं और उसमें से सारी चाय गिरा देते हैं ये पानी में। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ना एक साइन ऑफ प्रोटेस्ट था कि ब्रिटेन को टी पे टैक्स कम करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम टी पे बहुत ज़्यादा टैक्स था, क्योंकि अमेरिकन को उस टाइम। अब हम बात करने वाले फ्रेंच और इंडियन वॉर्स को डिटेल में। तो फ्रेंच और इंडियन वॉर्स क्या था, फ्रेंच और इंडियन वॉर्स में ये हुआ था, जो नॉर्थ अमेरिका था उसके सारी टेरिटरीज को लेकर एक डिस्प्यूट हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। तो फ्रांस वालों ने ब्रिटिश कॉलोनीज और ब्रिटिश कनाडा पे अटैक करा, लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटेन इसे जीत गया। लेकिन हुआ क्या, जब ब्रिटेन जीता उसे बहुत ही ज़्यादा सप्लाईज का लॉस हुआ। तो ये लॉस को रिकवर करने के लिए उसने बहुत सारे टैक्स लगाए, जो कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन मूवमेंट आया, जिसकी वजह से, जिसके बारे में हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अब अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर फ्लैग भी इस टाइम तक रेडी हो गया था, जिसका नाम था बेस्टी रोज। और जो कॉन्टिनेंटल आर्मी डिक्लेरेटरी एक्ट के बाद में फॉर्म हुई थी, उसे लीड कर रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन। तो अब जो कॉन्टिनेंटल आर्मी थी उन्होंने 13 कॉलोनीज की इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करा, जिसे जॉर्ज वॉशिंगटन लीड कर रहा था। ये कॉन्टिनेंटल आर्मी किसने शुरू करी थी, ये कॉन्टिनेंटल आर्मी शुरू करी थी सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने 14 जून को 1775 में। जॉर्ज वॉशिंगटन इसका कमांडर इन चीफ था। जॉर्ज वॉशिंगटन को लोकल मिलिशियाज और पॉलिटिकल ग्रुप्स जैसे कि सन ऑफ लिबर्टीज ने सपोर्ट करा अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी, और ब्रिटिश आर्मी के सपोर्ट में थे जर्मन्स और हेसियन सोल्जर्स। इस कॉन्टिनेंटल आर्मी का जो साइज था वो करीब 2,30,000 सैनिकों का था, जिसमें से सिर्फ 50,000 ही एक्टिव थे। इनकी मेजर विक्ट्रीज थी सीज ऑफ यॉर्कटन, जो कि 1781 में इन्होंने यॉर्कटन टाउन को ब्रिटिशर्स से कब्जा कर लिया था, और सारागोटा। कॉन्टिनेंटल आर्मी की लास्ट यूनिवर्सिटी वो जून 20 को उन्हें ख़त्म कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के द्वारा। ये कॉन्टिनेंटल आर्मी का यूनिफॉर्म नेवी ब्लू जैकेट्स, वाइट ब्रीचेस और ट्राइकॉन हैट्स था। जो फर्स्ट और सेकंड रेजिमेंट्स थी इस आर्मी की, उसे लीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1792 का टाइटल दिया गया, जिसने सर्व करा ऑन द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। मतलब ये वन ऑफ द फर्स्ट यूनिट्स थी यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी की, जिन्होंने रेवोल्यूशनरी वॉर भी लीड करा था, और ये वैसे भी मिलिशिया ग्रुप थे अमेरिका की आज़ादी के बाद। आइए आप देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी मेजर बैटल्स लड़ी थी। तो सबसे पहली बैटल लड़ी गई थी अप्रैल 1775 को, जो की थी बैटल्स ऑफ लेक्सिंगटन और कॉनकर्ड, जो कि अमेरिकन कॉलोनिस्ट और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में लड़ी गई थी। सबसे पहली बैटल थी रेवोल्यूशनरी वॉर की, जो कि कॉन्टिनेंटल आर्मी ने लड़ी थी। तो यहाँ पे जो दूसरी बैटल थी वो थी बैटल ऑफ बंकर हिल। ये बैटल लड़ी गई थी कुछ अमेरिकन रेबल्स के द्वारा, जिसमें वो हार रहे थे। हालांकि वो हार रहे थे, लेकिन उन्होंने तब भी हिम्मत जुटा के उस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ा। उसके बाद थी वन ऑफ द मोस्ट नोन बैटल्स, बैटल ऑफ साराटोगा। वॉर में एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें अमेरिकन फोर्सेस ने एक बहुत बड़ी ब्रिटिश गैरसीन को डिफीट कर दिया था न्यूयॉर्क स्टेट में इन 1777। उसके बाद हुई थी बैटल ऑफ काउपेंस। ये भी एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन साउथ में, यानी कि जॉर्जिया और साउथ कैरोलिना में। ये वॉर हुई थी 1781 में। इसके बाद पूरा जो साउथ अमेरिका, साउथ की 13 कॉलोनीज जो थी, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वो कॉलोनिस्ट के हाथ में आ गई थी। उसके बाद बैटल ऑफ लॉन्ग आइलैंड्स। ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट मेजर बैटल थी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा किसने था? थॉमस जेफरसन ने। उसके बाद ये सबसे बड़ी बैटल हुई थी ऑन जुलाई 4, 1776। उसके बाद बैटल ऑफ ट्रेंटन। ये भी विक्ट्री थी कॉलोनियल्स के लिए। उन्होंने वॉशिंगटन के सोल्जर को कन्विंस करा कि फाइटिंग करते रहो। मतलब जो लोकल्स थे वो खुश थे, जो कॉलोनिस्ट थे। उसके बाद ही बैटल ऑफ क्यूबेक, जो कि पहली बैटल थी जो अमेरिकन से लॉस्ट करी थी, इसलिए क्यूबेक आज यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट नहीं है। उसके बाद हुई सीज ऑफ यॉर्कटाउन। इसमें वॉशिंगटन की
फोर्सेस जीती थी, पर फ्रांस ने बहुत मेजर रोल प्ले करा था प्रोवाइडिंग सप्लाईज और वेपन्स और अपनी फोर्सेस, तभी जॉर्ज वाशिंगटन जीत पाया। उसके बाद इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी गई ऑफिशियली ब्रिटिशर्स के द्वारा भी। पीस नेगोशिएशंस करे गए 1783 में और यूनाइटेड स्टेट्स को आज़ादी मिल गई। तो अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और सिविल वॉर इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।